कभी किसी ने तुमसे एक लाइन कही हो और उस एक लाइन ने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया हो कि तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे। कभी किसी ने तुम्हारी कॉल इग्नोर कर दी हो और तुम्हारे दिमाग में 1000 सवाल आने लगे हों। शायद उसे मेरी वैल्यू नहीं है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं। कभी किसी के सिर्फ ओके लिख देने से तुम्हारा मूड खराब हो गया हो। कभी किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की हो और तुम्हें लगा मुझसे कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। या फिर कभी किसी ने तुम्हें क्रिटिसाइज किया और तुम गुस्से से भर गए, या चुप हो गए, या रात भर सो नहीं पाए। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि असली प्रॉब्लम उस इंसान की बात नहीं थी, असली प्रॉब्लम कुछ और थी। और वो प्रॉब्लम आज से नहीं, कई साल पहले शुरू हुई थी, तुम्हारे बचपन में। हाँ, तुम्हारे अंदर आज भी एक बच्चा रहता है, एक ऐसा बच्चा जो शायद कभी प्रॉपरली सुना ही नहीं गया, कभी समझा ही नहीं गया, कभी उसकी तारीफ नहीं हुई, कभी उसके आंसू किसी ने नहीं देखे। और हो सकता है आज तुम 25 साल के हो, 30 साल के हो या 40 साल के, लेकिन डिसीजंस अभी भी वही छोटा सा बच्चा ले रहा हो। सोचो, एक 35 साल का आदमी है, अच्छी सैलरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन उसकी वाइफ अगर एक दिन बिजी हो जाए, उसका फोन ना उठाए, तो वो पैनिक हो जाता है। उसे लगता है वो मुझे इग्नोर कर रही है। फिर गुस्सा, आर्ग्यूमेंट, गिल्ट, फिर साइलेंस। एक क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम वाइफ थी या प्रॉब्लम उसके अंदर कहीं और थी? एक और एग्जाम्पल, एक लड़की बहुत इंटेलिजेंट, हर एग्जाम में टॉप, ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बॉस ने एक दिन सिर्फ इतना बोल दिया, इस रिपोर्ट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उस रात वो रोती रही। उसे लगा मैं कभी इनफ नहीं हूं। क्या बॉस ने उसे रुलाया या उसके अंदर कोई पुराना जख्म था जो सिर्फ टच हो गया? साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है, हम लाइफ में इवेंट पर रिएक्ट नहीं करते, हम उन इवेंट्स का मतलब जो अपने अंदर बनाया हुआ है उस पर रिएक्ट करते हैं। और ये मतलब, ये बिलीफ्स, ये इमोशंस ज़्यादातर हमारे बचपन में बनते हैं। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर 2 बच्चे रहते हैं, एक जो डरा हुआ है, रिजेक्ट होने से डरता है, कंपैरिजन से टूट जाता है, क्रिटिसिज्म से जल जाता है, बार बार प्यार मांगता है। इस बुक में ऑथर इसे कहती है शैडो चाइल्ड। और एक दूसरा बच्चा जो कॉन्फिडेंट है, जो खुद पर भरोसा करता है, गलतियों से सीखता है, प्यार देना भी जानता है, प्यार लेना भी। ये है सन चाइल्ड। ऑथर का सेंट्रल आइडिया यही है कि हम सबके अंदर ये दोनों हिस्से होते हैं जब बचपन की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती तो शैडो चाइल्ड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब सिक्योरिटी, ट्रस्ट और सेल्फ वर्थ डेवलप होती है तो सन चाइल्ड मजबूत बनता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लेम करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सच है, हर माँ बाप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट करते हैं, लेकिन हर माँ बाप परफेक्ट नहीं होते, और वो भी अपने बचपन का बोझ लेकर ही बड़े हुए होते हैं। ऑथर भी इसी बात पर जोर देती है कि पर्पस पेरेंट्स को दोष देना नहीं, बल्कि अपनी अपब्रिंगिंग के असर को समझना है।
अगर तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता है, तुम ओवर थिंक करते हो, लोगों को खुश रखने की आदत है, हर रिजेक्शन तुम्हें तोड़ देता है, या तुम्हें लगता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी इनफ नहीं बन पाऊंगा, तो हो सकता है प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो प्रोग्रामिंग है जो तुम्हारी बचपन में इंस्टॉल हुई थी। और अच्छी बात, प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। इसीलिए इस किताब का नाम है द चाइल्ड इन यू मस्ट फाइंड अ होम। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर का वो छोटा सा बच्चा खुद को सेफ फील नहीं करेगा, तब तक ना सक्सेस कंप्लीट लगेगी, न रिलेशनशिप, न पैसा, न लाइफ। तो आज हम सिर्फ एक किताब की समरी नहीं देखने वाले, हम अपनी जिंदगी का एक आईना देखने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम पहली बार समझो कि तुम वैसे क्यों हो जैसे आज हो, और शायद कई सालों बाद तुम्हारे अंदर का वो बच्चा आखिरकार अपना घर ढूंढ ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तुमसे एक एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अपनी आंखें बंद करो और याद करो अपना बचपन, वो घर, वो कमरा, वो स्कूल, गली, दोस्त, स्मेल, वो आवाज, वो जगह जहां तुम बड़े हुए थे। अब मुझे बताओ, सबसे पहली मेमोरी कौन सी आई? क्या तुम मुस्कुरा दिए, या दिल में हल्का सा दर्द हुआ? क्योंकि सच ये है, हम अपना बचपन कभी पीछे नहीं छोड़ते, हम सिर्फ उसके साथ बड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, उसके पास ना पैसा होता है, ना डिग्री, ना कॉन्फिडेंस, ना लैंग्वेज, ना एक्सपीरियंस। उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, उम्मीद कि कोई उसे प्यार करेगा, कोई उसे समझेगा, कोई उसकी बात सुनेगा, कोई उसे सेफ फील कराएगा, और वहीं से उसकी पूरी पर्सनैलिटी बनना शुरू होती है। अब सोचो, एक 3 साल का बच्चा ड्राइंग बनाकर अपनी मम्मी के पास आता है और एक्साइटमेंट से बोलता है, मम्मा देखो, उसके लिए वो ड्राइंग मोनालिसा से कम नहीं है, उसने अपना दिल उस पेपर पर बना दिया है। अब सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, मम्मी मुस्कुराकर बोलती है, वाओ कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसे लगता है मैं अच्छा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, मम्मी फ़ोन में बिजी है, वो बिना देखे बोल देती है, हाँ हाँ रख दो, या बोलती है कितनी गंदी ड्राइंग बनाई है। सिर्फ 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक आवाज़ पैदा होती है, शायद मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और यही सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि याद ड्राइंग नहीं रहती, याद फीलिंग रह जाती है। साइकोलॉजी में एक रूल है, हम इवेंट्स याद नहीं रखते, हम इमोशंस याद रखते हैं। इसीलिए हो सकता है तुम्हें याद ना हो कि 8 साल की एज में किस दिन डांट पड़ी थी, लेकिन आज भी जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, दिल में वही फीलिंग आ जाती है जैसे कोई तुम्हें छोटा बना रहा हो। ऑथर स्टेफनी कहती हैं, हर इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, लेकिन वो सिर्फ एक नहीं होता, उसके 2 चेहरे होते हैं, एक जो रोशनी में रहता है और एक जो अंदर में छुपा रहता है। बुक इन दोनों को सन चाइल्ड और शैडो चाइल्ड के नाम से एक्सप्लेन करती है। शैडो चाइल्ड बचपन के दर्द, डर और नेगेटिव बिलीव्स को कैरी करता है, जबकि सन चाइल्ड ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ
और इमोशनल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। शैडो चाइल्ड वो है जो हर रिजेक्शन को पर्सनल ले लेता है, जो हर क्रिटिसिज्म से टूट जाता है, जो हर कंपैरिजन में हार जाता है, जो बार बार प्रूव करना चाहता है कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और सन चाइल्ड वो बिल्कुल अलग है। वो कहता है हाँ गलती हुई, कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगा। उससे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, उसे पता होता है वो इनफ है। अब सवाल ये है, ये दोनों बनते कैसे हैं? क्या कोई बच्चा पैदा होते ही इनसिक्योर होता है? नहीं। क्या कोई बच्चा पैदा होते ही कॉन्फिडेंट होता है? नहीं। दोनों चीज़ें बचपन के एक्सपीरियंस से बनती हैं। ऑथर बताती है कि बच्चे की इमोशनल नीड्स जैसे कनेक्शन, सिक्योरिटी, ऑटोनॉमी और एक्नॉलेजमेंट जिस तरह पूरी या अधूरी होती है, वही उसके सन चाइल्ड और शैडो चाइल्ड की स्ट्रेंथ को शेप करती है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। दो बच्चे हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों की एज सेम है, दोनों इंटेलिजेंट हैं। एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। पहला बच्चा घर आता है, पापा बोलते हैं फेल हो गए, कोई बात नहीं, बैठो देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ हुई। दूसरा बच्चा घर आता है, पापा बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, शर्मा जी के बेटे को देखो। दोनों फेल हुए थे, लेकिन 10 साल बाद एक फेलियर को लेसन समझेगा और दूसरा फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेगा। डिफरेंस एग्जाम का नहीं था, डिफरेंस रिएक्शन का भी नहीं था, डिफरेंस था उस इमोशनल एनवायरनमेंट का जिसमें वो बड़ा हुआ। और शायद इसी वक्त तुम्हारे दिमाग में किसी का चेहरा आ गया होगा, पापा, मम्मी, टीचर या कोई और। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये वीडियो पेरेंट्स को ब्लेम करने के लिए नहीं है। वो भी इंसान थे, वो भी अपनी बचपन की कहानी लेकर बड़े हुए थे और शायद जितना प्यार उन्हें मिला उतना ही वो तुम्हें दे पाए। लेकिन अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम्हारे पास एक चॉइस है। या तुम वही प्रोग्रामिंग लेकर पूरी जिंदगी जियो, या उस प्रोग्रामिंग को समझो, उसे बदलो और अपने अंदर के उस बच्चे को पहली बार वो घर दो जो शायद उसे कभी नहीं मिला। और इस जर्नी का सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि बचपन में एक बच्चे को असल में ज़रूरत किस चीज़ की होती है। प्यार, सिर्फ प्यार या कुछ और भी? चलिए अब समझते हैं इंसान की 4 सबसे बेसिक इमोशनल नीड्स और कैसे वही तुम्हारी पूरी जिंदगी की फाउंडेशन बन जाती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक माली ने 2 पौधे लगाए, दोनों एक ही दिन लगाए, दोनों को एक ही मिट्टी मिली, दोनों को एक ही धूप मिली, लेकिन एक पौधे को रोज पानी मिला और दूसरे को कभी मिला कभी नहीं मिला। कुछ महीनों बाद एक पौधा हरा भरा था और दूसरा सूखा हुआ। अब अगर कोई उस सूखे पौधे से पूछे तुम बड़े क्यों नहीं हुए, तो क्या वो पौधा जवाब देगा क्योंकि मैं वीक था? नहीं, वो सिर्फ इतना कहेगा मुझे वो नहीं मिला जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। हम पौधों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़रूर हैं, लेकिन हम भी कुछ ज़रूरतें लेकर ही पैदा होते हैं। और अगर बचपन में वो ज़रूरतें पूरी ना हों तो नुकसान सिर्फ बचपन का नहीं होता, वो दर्द हमारे साथ बड़ा होता है और एडल्टहुड में रिलेशनशिप बनकर निकलता है, एंजाइटी बनकर निकलता है, ओवर थिंकिंग बनकर, लो कॉन्फिडेंस बनकर।
गुस्सा बनकर निकलता है और कभी कभी डिप्रेशन बनकर भी। ऑथर स्टेफनी कहती हैं, हर बच्चे की कुछ बेसिक इमोशनल नीड्स होती हैं और अगर ये नीड्स हेल्दी तरीके से पूरी होती हैं तो अंदर का सन चाइल्ड मजबूत होता है। लेकिन अगर ये रिपीटेडली इग्नोर हो जाएं तो शैडो चाइल्ड जन्म लेता है। आज हम उन्हीं ज़रूरतों को समझेंगे। नंबर 1 नीड, कनेक्शन। सोचो, एक 2 साल का बच्चा है, वो गिर गया, उसके घुटने से खून निकला और वो ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ अपनी माँ के पास भागता है। अब उस बच्चे को क्या चाहिए? मेडिसिन? बैंडेज? नहीं, सबसे पहले उसे चाहिए एक हग, एक आवाज़, बेटा मैं हूँ। इसी फीलिंग का नाम है कनेक्शन। बुक के मुताबिक कनेक्शन सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। बच्चे को इमोशनल सेफ्टी, एक्सेप्टेंस और ये एहसास चाहिए होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब ये नीड रिपीटेडली पूरी नहीं होती तो फ्यूचर रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और अटैचमेंट पर असर पड़ सकता है। और इसी वजह से कुछ लोग बड़े होके रिलेशनशिप से भागते हैं और कुछ लोग रिलेशनशिप को पकड़ कर बैठ जाते हैं। दोनों का रीज़न अलग नहीं होता, दोनों के अंदर वही कनेक्शन की भूख होती है, बस एक्सप्रेशन अलग होते हैं। नीड नंबर 2, ऑटोनॉमी। अब एक और सीन इमेजिन करो। एक छोटी सी बच्ची खुद अपने जूते पहनना चाहती है। उसे 10 मिनट लगेंगे, गलत पहनेगी, उल्टा भी पहनेगी, फिर भी वो खुद पहनना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो प्रूव करना चाहती है, मैं कर सकती हूँ। हर बच्चे के अंदर एक नेचुरल अर्ज होती है एक्सप्लोर करने की और इंडिपेंडेंट बनने की। ऑथर कहती हैं कि ऑटोनॉमी का मतलब कंट्रोल और सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। अगर पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग या ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो बच्चा या तो अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करने लगता है या एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेता है। यही वजह है कि कुछ लोग हर डिसीजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं और कुछ लोग किसी की हेल्प लेना ही पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं और दोनों बचपन की कहानी सुना रहे होते हैं। नीड नंबर 3, प्लेजर। अब सोचो, एक बच्चा चॉकलेट मांग रहा है, मम्मी बोलती हैं नहीं। वो रोता है, चिल्लाता है, जिद करता है और धीरे धीरे सीखता है कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। बुक बताती है कि प्लेजर और फ्रस्ट्रेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को हर चीज़ से रोक दिया जाए या हर चीज़ दे दी जाए, दोनों ही सिचुएशंस फ्यूचर में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए डिसिप्लिन सिर्फ स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी का रिजल्ट है। नीड नंबर 4, सेल्फ एस्टीम और एक्नॉलेजमेंट। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, तुमने बचपन में सबसे ज़्यादा किसकी तारीफ सुनी थी या किस बात पर सबसे ज़्यादा डांट पड़ी थी? क्योंकि बच्चा अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं करता, वो अपनी वैल्यू अपने पेरेंट्स की आंखों में देखकर सीखता है। ऑथर इस प्रोसेस को मिरर्ड सेल्फ स्टीम से रिलेट करती है। जब पेरेंट्स बच्चे को एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो उसका सेल्फ एस्टीम वर्थ डेवलप होता है। अगर बार बार क्रिटिसिज्म या निग्लेक्ट मिले तो शैडो चाइल्ड के बिलीव्स जैसे मैं इनफ नहीं हूँ मजबूत हो सकता है। इसलिए कुछ लोग 50 लाख कमाकर भी खुश नहीं होते और कुछ लोग एक छोटी सी अचीवमेंट पर भी मुस्कुरा देते हैं।
डिफरेंस बैंक अकाउंट का नहीं होता, डिफरेंस सेल्फ वर्थ का होता है। और अब मैं तुमसे एक डिफ़िकल्ट सवाल पूछता हूँ। जब तुम बच्चे थे, क्या तुम्हें ये 4 चीज़ें मिली थी? प्यार, एक्सेप्टेंस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, या सिर्फ तुम सरवाइव कर रहे थे? शायद इसी सवाल का जवाब तुम्हारी आधी जिंदगी समझा दे। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बचपन की ये अधूरी ज़रूरतें हमारे दिमाग में एक परमानेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रोज़ बिना हमारे नोटिस किए हमारे डिसीजंस लेता रहता है। साइकोलॉजी में इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं बिलीफ सिस्टम। और अगले पार्ट में हम इसी इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करेंगे। मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि कल सुबह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तो क्या बदलोगे? अपनी जॉब, अपनी सिटी, रिलेशनशिप, इनकम, बॉडी? शायद इनमें से कुछ बोलो। लेकिन साइकोलॉजी कहती है अगर तुम्हारी सोच नहीं बदली तो चाहे तुम दुनिया के किसी भी शहर में चले जाओ, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, चाहे कितने भी नए लोग तुम्हारी लाइफ में आ जाएं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स बस कपड़े बदल लेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर इंसान के दिमाग में एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर चलता रहता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है बिलीफ सिस्टम। एक मोबाइल फ़ोन इमेजिन करो। फ़ोन बाहर से बिल्कुल नया है, स्क्रीन भी परफेक्ट है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी फुल है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आ गया। अब चाहे तुम कितनी भी अच्छी ऐप इंस्टॉल कर लो, फ़ोन बार बार हैंग करेगा। प्रॉब्लम ऐप में नहीं थी, प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम में थी। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी लाइफ में जो भी डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट में नहीं लिए जाते, उनके पीछे एक पूरा सॉफ्टवेयर चलता रहता है। और ये सॉफ्टवेयर हमने खुद इंस्टॉल नहीं किया, ये बचपन में इंस्टॉल हुआ था। और सबसे डेंजरस बात पता क्या है? तुम्हें ये सॉफ्टवेयर दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि तुम उसे देख नहीं रहे होते, तुम उसके थ्रू दुनिया देख रहे होते हो। ये लाइन दोबारा सुनो। तुम बिलीव्स को देखते नहीं हो, तुम बिलीव्स के थ्रू दुनिया को देखते हो। ऑथर स्टेफनी कहती हैं, बचपन में जो एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होते हैं उनसे हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में कंक्लूजन्स बनाना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे ये कंक्लूजन्स हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। ये बिलीव्स कॉन्शियस लेवल पर नहीं बल्कि अनकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। इसी वजह से हम कई बार बिना सोचे वैसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा बचपन में इमोशनली कंडीशन हुए थे। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन जीतता है, खुशी खुशी सर्टिफिकेट लेकर घर आता है। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बच्चा बोलता है, पापा देखो। पापा बिना देखे बोलते हैं, हाँ ठीक है। बच्चा चुप हो जाता है। उस दिन उसने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा एक बार नहीं 10 बार हुआ, 20 बार हुआ, 100 बार हुआ, तो उसका दिमाग धीरे धीरे एक कंक्लूजन बनाता है, शायद मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। किसी ने उससे ये सेंटेंस कभी डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन उसने खुद मान लिया और वही बिलीफ बन गया। अब सोचो,
वो बच्चा 28 साल का हो गया, ऑफिस में काम करता है, प्रेजेंटेशन दी, सबने क्लैप की। एक कलीग ने कुछ नहीं बोला और उसका दिमाग तुरंत बोलता है, देखा, उसे मेरी वैल्यू नहीं है। रियलिटी क्या थी? शायद कलीग बिजी हो, लेकिन बिलीव क्या बोल रहा था? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और दिमाग ने रियलिटी नहीं देखी, उसने सिर्फ अपने बिलीफ को प्रूव किया। इसी को साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हम एविडेंस कलेक्ट नहीं करते, हम अपने बिलीफ को सपोर्ट करने वाले एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अगर तुम मान चुके हो कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, तो 100 लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम भूल जाओगे। एक आदमी मजाक उड़ा देगा, तुम उससे ज़्यादा याद रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सच नहीं ढूंढ रहा, वो अपने बिलीव प्रूफ कर रहा है। ऑथर इस बात पर जोर देती है कि शैडो चाइल्ड अपने नेगेटिव बिलीव को बार बार कंफर्म करने की कोशिश करता है। इसलिए जो इंसान मैं लवेबल नहीं हूं मानता है, वो अक्सर उन्हीं सिचुएशन को ज़्यादा नोटिस करता है जो उस बिलीव को रीइंफोर्स करे। अब मैं तुम्हें कुछ बिलीव बताता हूं और बस दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या इनमें से कोई तुम्हारे अंदर भी है? मैं इनफ नहीं हूं, लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे सबको खुश रखना है, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मुझे वैसा प्यार नहीं करेगा जैसा मैं हूं, मैं डिजर्व ही नहीं करता। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, ये जिंदगी चलाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। एक और कहानी सुनो। 2 दोस्त इंटरव्यू देने आए, दोनों रिजेक्ट हो गए। पहला घर आया और बोला, चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार अच्छा करूँगा। दूसरा घर आया और बोला, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। दोनों के साथ सेम इवेंट हुआ, लेकिन रिजल्ट अलग क्यों था? क्योंकि इवेंट सेम था, बिलीफ अलग था। और शायद इसी वजह से 2 लोग ब्रेकअप के बाद अलग रिएक्ट करते हैं। एक कहता है, ये रिलेशनशिप नहीं चला, लेकिन मेरी लाइफ खत्म नहीं हुई। दूसरा कहता है, देखा, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। ब्रेकअप ने फीलिंग क्रिएट नहीं की, ब्रेकअप ने सिर्फ पुराना बिलीफ एक्टिवेट किया। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो पॉज मत करना, बस एक नोटबुक उठाना और सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना। मैं अपने बारे में अंदर ही अंदर क्या मानता हूं? क्या तुम मानते हो कि तुम इनफ हो, या तुम सिर्फ दुनिया को प्रूव करने में लगे हुए हो कि तुम इनफ हो? ये दोनों बातें अलग हैं, बहुत अलग। और सबसे अच्छी बात, बिलीव्स जन्म से नहीं आते, तो वो बदले भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें देखना पड़ता है, नाम देना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और यही इस किताब का अगला स्टेप है, क्योंकि अगर तुम अपने बिलीफ को पहचान लोगे तो हम एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ सिचुएशन बार बार रिपीट होती हैं। हर रिलेशनशिप में सेम प्रॉब्लम, हर जॉब में सेम फियर, हर क्रिटिसिज्म पर सेम रिएक्शन, जैसे कोई इनविजिबल बटन बार बार दबा रहा हो। साइकोलॉजी में इन्हीं बटन्स को कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। और अगले पार्ट में हम समझेंगे कि एक छोटी सी बात कभी कभी इतना बड़ा दर्द क्यों बन जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ इतना बोला हो, ठीक है, बस 2 शब्द, लेकिन तुम्हारा मूड पूरा खराब हो गया? तुम सोचने लगे, मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो मुझसे नाराज है,
शायद उसे मेरी वैल्यू नहीं। और फिर तुम पूरा दिन वही सोचते रहे। अब एक और इंसान को देखो, उसने भी वही मैसेज पढ़ा, ठीक है, उसने फ़ोन बंद किया और अपना काम करने लगा। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल ये है, मैसेज तो सेम था लेकिन रिएक्शन इतना अलग क्यों था? सच ये है, हम दुनिया पर रिएक्ट नहीं करते, हम अपने अंदर के जख्मों पर रिएक्ट करते हैं। ये लाइन शायद इस पूरी किताब की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। दोबारा सुनो। हम लोगों की बातों से हर्ट नहीं होते, हम उन बातों से हर्ट होते हैं जो हमारे पुराने जख्म को छू देती है। ऑथर स्टेफनी इन्हीं पुराने जख्मों को शैडो चाइल्ड के ट्रिगर्स के रूप में एक्सप्लेन करती हैं। जब कोई प्रेजेंट सिचुएशन बचपन के किसी इमोशनल एक्सपीरियंस से मिलती जुलती होती है तो शैडो चाइल्ड एक्टिव हो जाता है और रिएक्शन प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट का होता है। चलो एक कहानी सुनते हैं। रोहन और अमन दोनों ऑफिस में काम करते हैं। बॉस ने दोनों को बोला प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अमन बोलता है ओके सर, और अगले दिन बेटर प्रेजेंटेशन बना देता है। लेकिन रोहन घर आता है और पूरी रात सो नहीं पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता, मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं फेलियर हूं। अब बॉस ने ये सब बोला था? नहीं, बॉस ने सिर्फ बोला इम्प्रूव। बाकी की कहानी रोहन के दिमाग ने लिखी। क्यों? क्योंकि उसके बचपन में हर गलती पर सिर्फ करेक्शन नहीं मिलता था, उसकी पर्सनैलिटी जज होती थी। तू कब सीखेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। देखो शर्मा जी के बेटे को। और धीरे धीरे उसके अंदर एक बिलीफ बन गया, गलती का मतलब मैं खराब हूं। अब 25 साल बाद भी बॉस की एक लाइन उस बिलीफ को एक्टिव कर देती है। इसी को ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम प्रेजेंट में है, ट्रिगर का मतलब है प्रेजेंट ने पास्ट का दरवाज़ा खोल दिया। सोचो तुम्हारे हाथ पर एक पुराना घाव है, ऊपर से स्किन ठीक दिख रही है लेकिन अंदर से वो अभी भी भरा नहीं। अब अगर कोई उस जगह को हल्का सा छू दे तो दर्द उस टच की वजह से नहीं होता, दर्द इसलिए होता है क्योंकि घाव पहले से था। इमोशनल वुंड्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कुछ कॉमन ट्रिगर्स। ऑथर के एग्जाम्पल और साइकोलॉजी दोनों को मिलाकर देखो तो लगभग हर इंसान के कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। पहला, रिजेक्शन। किसी ने रिप्लाई नहीं किया और तुम्हें लगा मैं इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा, क्रिटिसिज्म। किसी ने फीडबैक दिया और तुम्हें लगा मैं यूजलेस हूं। तीसरा, इग्नोर्ड फील करना। सब लोग बात कर रहे थे, तुम्हें इंक्लूड नहीं किया और तुम्हें अंदर से आवाज आई, मुझे कोई नहीं चाहता। चौथा, कंपैरिजन। किसी और की सक्सेस देखते ही तुम्हारी खुशी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन ने तुम्हारे शैडो चाइल्ड को याद दिला दिया, तू इनफ नहीं। ट्रिगर्स के टाइम दिमाग में क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रिगर एक्टिव होता है तो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन टेम्पररी स्लो हो जाता है और इमोशनल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। इसीलिए बाद में हम बोलते हैं यार मैंने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया, क्योंकि रिएक्शन तुम्हारे 28 साल के वर्जन ने नहीं किया था, रिएक्शन तुम्हारे अंदर बैठे उस 8 साल के बच्चे ने दिया था। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं कुछ सिचुएशन बोलूंगा और तुम बस दिल से आंसर देना। क्या इनमें से कोई तुम्हारे साथ होता है?
क्या किसी का लेट रिप्लाई तुम्हें एंग्शियस कर देता है? क्या क्रिटिसिज्म सुनते ही तुम डिफेंड करने लगते हो? क्या तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो? क्या तुम नो बोलते हुए गिल्टी फील करते हो? क्या तुम रिलेशनशिप में बार बार ये चेक करते हो कि सामने वाला तुमसे प्यार करता भी है या नहीं? अगर इनमें से एक भी आंसर हाँ है तो शायद ये तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारा ट्रिगर है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हम सब करते हैं। हम ट्रिगर होने के बाद सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं तुम ऐसा मत बोला करो, तुम मुझे इग्नोर मत किया करो, तुम हमेशा मेरे हिसाब से बिहेव करो। लेकिन ऑथर कहती है जब तक ट्रिगर का सोर्स अंदर है तब तक दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉब्लम बटन में नहीं है, प्रॉब्लम उस वायर में है जो बटन से जुड़ी है। और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग का पहला स्टेप ये नहीं है कि तुम कभी ट्रिगर ही ना हो। हीलिंग का पहला स्टेप है जब ट्रिगर हो तो पहचान पाओ कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये मेरे शैडो चाइल्ड की आवाज़ है। अभी जो दर्द हो रहा है उसका कुछ हिस्सा मेरे बचपन लेकर आ रहा है। बस इतनी अवेयरनेस इंसान की आधी जिंदगी बदल देती है। और जब तुम अपने ट्रिगर्स को पहचान लोगे तब एक नया सवाल पैदा होगा, अब इन्हें हील कैसे करें? क्या सिर्फ समझ लेना काफ़ी है? क्या सिर्फ अवेयरनेस से सारे जख्म भर जाते हैं? या कुछ प्रैक्टिकल स्टेप भी होते हैं जो अंदर के उस डरे हुए बच्चे को धीरे धीरे सेफ फील करा सके? यहीं से इस किताब के सबसे होपफुल हिस्सा शुरू होता है, शैडो चाइल्ड हीलिंग। और अगले पार्ट में हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसका सॉल्यूशन सीखेंगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हारे सामने एक 7 साल का बच्चा खड़ा हो जो रो रहा हो, डरा हुआ हो और सिर्फ इतना बोल रहा हो, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे डांटोगे? बोलोगे स्ट्रांग बनो, रोना बंद करो, ये सब ड्रामा है? नहीं ना। तुम उसके पास जाओगे, उसका हाथ पकड़ोगे, उसे गले लगाओगे और बोलोगे मैं हूं ना। अब एक और सवाल, जब यही बच्चा तुम्हारे अंदर रोता है तब तुम उसके साथ क्या करते हो? क्या तुम उसे सुनते हो या उसकी आवाज दबा देते हो? नेटफ्लिक्स देखकर, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके, काम में खुद को दबाकर या हर वक्त बिजी रहकर? सच बताऊं, हम में से बहुत लोग अपने अंदर के बच्चे को हील नहीं करते। हम सिर्फ उसकी आवाज को म्यूट कर देते हैं, और म्यूट कर देना हीलिंग नहीं होती। ऑथर एक बहुत खूबसूरत बात कहती है, शैडो चाइल्ड को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है, उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है और धीरे धीरे उसे सेफ फील कराया जा सकता है। बुक में हीलिंग का फोकस शैडो चाइल्ड को दुश्मन मानकर उसे मिटा देना नहीं है, बल्कि उसके इमोशंस और बिलीफ्स को पहचान कर उसके साथ नए तरीके से रिलेट करना है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम मान लो अर्जुन। बचपन में पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। हर गलती पर डांट, हर मिस्टेक पर कंपैरिजन, हर अचीवमेंट पर ये तो और अच्छा हो सकता था। धीरे धीरे अर्जुन ने डिसाइड कर लिया, मुझे परफेक्ट बनना पड़ेगा। 20 साल बाद अर्जुन सक्सेसफुल था, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, लेकिन खुश नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज़ रोज़ बोलती थी, तू इनफ नहीं है। अब अर्जुन क्या करे? और मेहनत,
और पैसा और प्रमोशन। नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफिस में नहीं थी, प्रॉब्लम उस 8 साल के बच्चे में थी जो आज भी पापा की अप्रूवल ढूंढ रहा था। हीलिंग का पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब भी ट्रिगर हो, सबसे पहले रिएक्शन मत दो, सिर्फ रुक जाओ और अपने आप से पूछो, अभी जो दर्द हो रहा है क्या ये सिर्फ आज की वजह से है, या इसमें मेरा बचपन भी बोल रहा है। बस ये एक क्वेश्चन तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, अवेयरनेस। दूसरा स्टेप, शैडो चाइल्ड से बात करना। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा 6 साल का वर्जन खड़ा है। उसकी आंखों में डर है, उसे लगता है कोई मुझे छोड़ देगा। अब उसे जज मत करो, उसे समझो। बोलो, मैं जानता हूँ तुम बहुत डरे हुए हो, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ऑथर इस तरह के इंटरनल डायलॉग्स और वर्चुअलाइजेशन एक्सरसाइज का इस्तेमाल करती है ताकि एडल्ट सेल्फ शैडो चाइल्ड को सेफ्टी और रीअश्योरेंस दे सके। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जिस इंसान ने भी कभी खुद को प्यार नहीं किया, उसके लिए ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तीसरा स्टेप, अपने बिलीव्स को चैलेंज करना। अगर तुम्हारा बिलीफ है मैं लवेबल नहीं हूँ, तो सीधा पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने की ज़रूरत नहीं। पहले एविडेंस देखना शुरू करो। नोटबुक खोलो और लिखो, क्या सच में दुनिया में किसी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, या मेरा दिमाग सिर्फ उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। शैडो चाइल्ड के बिलीफ अक्सर एब्सोल्यूट लैंग्वेज में होते हैं। मैं कभी, हमेशा, कोई भी। हीलिंग का एक हिस्सा उन बिलीफ्स को रियलिटी के एविडेंस के साथ टेस्ट करता है, और टेस्ट करना है। चौथा स्टेप, सेल्फ कंपैशन। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे पास आए और बोले भाई मैं फेल हो गया, तो तुम उससे क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, तू लूज़र नहीं है। सही? अब जब तुम फेल होते हो तो खुद से क्या बोलते हो? तू निकम्मा है, तू कभी नहीं सुधरेगा, सब तेरी गलती है। क्या तुम नोटिस कर रहे हो, तुम अपने दुश्मन से भी इतनी बुरी लैंग्वेज में बात नहीं करते जितनी खुद से करते हो। हीलिंग यहीं से शुरू होती है, जब तुम पहली बार खुद से इंसानों जैसी बात करते हो। पांचवा स्टेप, रीपेरेंटिंग। और अब हम इस बुक के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, रीपेरेंटिंग। इसका मतलब क्या है? सिंपल, जो चीज़ें तुम्हें बचपन में नहीं मिली, अब वो तुम खुद को दोगे। अगर किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, अब तुम खुद अपने प्रोसेस नोटिस करोगे। अगर किसी ने तुम्हें सेफ फील नहीं कराया, अब तुम खुद अपनी बाउंड्रीज बनाओगे। अगर किसी ने तुम्हें सुना नहीं, अब तुम खुद अपनी फीलिंग को इग्नोर नहीं करोगे। यही रीपेरेंटिंग है। ऑथर के अप्रोच में एडल्ट सेल्फ धीरे धीरे वो इमोशनल सपोर्ट डेवलप करता है जो बचपन में कंसिस्टेंटली नहीं मिल पाया। इस प्रोसेस का गोल पास्ट को मिटाना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में अपने साथ नया रिलेशनशिप बनाना है। और एक दिन तुम नोटिस करोगे कि किसी ने रिप्लाई लेट किया और तुम पैनिक नहीं हुए। किसी ने क्रिटिसाइज किया और तुम टूटे नहीं। किसी ने मना कर दिया और तुमने अपनी वैल्यू पर डाउट नहीं किया। उस दिन प्रॉब्लम दुनिया नहीं बदली होगी, बस तुम्हारे अंदर का बच्चा थोड़ा और सेफ फील करेगा। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। देखो, वीडियो पॉज करो, नोटबुक निकालो और सिर्फ ये 5 सवाल लिखो। पहला,
मेरे अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बिलीफ क्या है? दूसरा, मुझे बिलीफ किस एक्सपीरियंस से मिला? तीसरा, अगर मेरा 8 साल का वर्जन मेरे सामने होता तो मैं उसे क्या बोलता? चौथा, आज से मैं उसके लिए क्या चेंज करूंगा? पांचवा, मैं अपने आप का पेरेंट कैसे बन सकता हूं? इन 5 सवालों के जवाब शायद तुम्हारी थेरेपी की शुरुआत बन सकते हैं, लेकिन हीलिंग सिर्फ शैडो चाइल्ड को शांत करने से कंप्लीट नहीं होगी। एक और बच्चा भी है जो सालों से इंतज़ार कर रहा है। वो बच्चा जो फियरलेस है, क्रिएटिव है, खुश है, जिसे अप्रूवल नहीं सिर्फ जीना आता है। बुक उसे कहती है सन चाइल्ड। और अगले और आखिरी पार्ट में हम उस बच्चे को जगाएंगे, क्योंकि लाइफ का गोल सिर्फ दर्द कम करना तो नहीं। लाइफ का गोल है फिर से खोलकर जीना। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, कभी किसी छोटे बच्चे को पार्क में खेलते हुए देखा है? वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है और दोबारा दौड़ने लगता है। उसे ये डर नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे। उसे ये टेंशन नहीं होती कि अगर मैं हार गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। उसे बस जीना आता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही बच्चा 25 साल का होते होते हर बात से डरने लगा। हर डिसीजन से पहले 10 लोगों का ओपिनियन लेने लगा। हर गलती पर खुद को सजा देने लगा। क्या बदला? उसकी एज या उसकी कंडीशनिंग? ऑथर कहती है हम सब के अंदर सिर्फ शैडो चाइल्ड ही नहीं होता, एक और बच्चा भी होता है जो क्यूरियस है, क्रिएटिव है, फियरलेस है, ट्रस्ट करता है, प्यार दे सकता है, प्यार कर सकता है। इसी बच्चे को वो कहती है सन चाइल्ड। बुक में सन चाइल्ड को हमारे हेल्दी, इमोशनली सिक्योर और कॉन्फिडेंट सेल्फ का सिंबल बताया गया है। हीलिंग का फाइनल गोल शैडो चाइल्ड को मिटाना नहीं है, बल्कि सन चाइल्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो ज्यादा बार डिसीजंस ना ले। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। एक गांव में 2 भेड़िए रहते हैं। एक का नाम था डर और दूसरे का नाम था हिम्मत। हर रोज दोनों लड़ते थे। एक दिन एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादा जीतेगा कौन? दादा मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम रोज खाना खिलाओगे। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की रियलिटी है। हर दिन तुम या तो अपने शैडो चाइल्ड को खाना खिलाते हो या अपने सन चाइल्ड को। जब तुम खुद को बोलते हो मैं लूजर हूं, शैडो चाइल्ड जीत गया। जब तुम बोलते हो गलती हुई, मैं लूजर नहीं हूं, सन चाइल्ड थोड़ा और स्ट्रांग हो गया। जब तुम कंपैरिजन करते हो, शैडो चाइल्ड जीत गया। जब तुम अपनी जर्नी पर फोकस करते हो, सन चाइल्ड स्ट्रांग हो गया। जब तुम हर किसी को खुश रखने के लिए खुद को इग्नोर करते हो, शैडो चाइल्ड बोल रहा होता है, मुझे रिजेक्ट मत करना। लेकिन जब तुम रिस्पेक्टफुली नो बोलते हो, सन चाइल्ड कहता है, मेरी फीलिंग्स भी इंपॉर्टेंट हैं। नोटिस किया? हीलिंग किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं होती। हीलिंग रोज के 100 छोटे डिसीजन से होती है। सन चाइल्ड को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ऑथर के अप्रोच को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कुछ डेली हैबिट्स बहुत पावरफुल हैं। पहली, खुद से दोस्ती करो। मैं तुमसे एक चैलेंज करता हूं, आज से 1 हफ्ते तक खुद को गाली मत देना। सिर्फ 1 हफ्ते। अगर गलती हो जाए बस इतना बोलना, सीख रहा हूं,
तुम देखोगे तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगेगा। दूसरी, अपनी छोटी जीत सेलिब्रेट करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डिग्री मिल गई तो जॉब चाहिए, जॉब मिल गई तो प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन भी मिल गया तो पैकेज कम लगने लगता है, और इसी रेस में हम सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। सनचाइल्ड को वैलिडेशन बाहर से नहीं, अंदर से मिलना सीखना होता है। इसीलिए अपनी प्रोसेस को नोटिस करना और एक्नॉलेज करना हीलिंग का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तीसरा, हेल्दी रिलेशनशिप्स चुनो। एक सच बताऊं, हर इंसान तुम्हारी हीलिंग डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारे वोन्ड्स को और गहरा करेंगे, और कुछ लोग तुम्हें याद दिलाएंगे कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। इसलिए रिलेशनशिप चूज करना भी सेल्फ लव का पार्ट है। चौथा, अपने आप को परमिशन दो। परमिशन खुश होने की, परमिशन रेस्ट करने की, परमिशन गलती करने की, परमिशन परफेक्ट ना होने की। यह परमिशन अगर बचपन में नहीं मिली तो अब खुद को दो। पांचवी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। ये सबसे मुश्किल पॉइंट है और सबसे पावरफुल भी। हाँ, तुम्हारा बचपन तुम्हारी गलती नहीं था, लेकिन तुम्हारी एडल्टहुड अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पास्ट एक्सप्लेन करता है, लेकिन फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। ऑथर का भी फोकस इसी बात पर है कि पास्ट को समझना ज़रूरी है, लेकिन उसमें हमेशा के लिए अटक जाना नहीं। हीलिंग का मतलब प्रेजेंट में नई चॉइसेस लेना है। और अब मैं तुम्हें एक लास्ट विजुअलाइजेशन करवाना चाहता हूँ। आंखें बंद करो, इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है। वही बच्चा जो कभी डरा करता था, जो रोता था, जिसे लगता था मैं इनफ नहीं हूँ। अब उसके पास जाओ, उसका हाथ पकड़ो और उससे बस इतना बोलो, अब सब ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, अब तुझे अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा, अब मैं तेरा घर हूँ। शायद इसी मोमेंट का नाम है द चाइल्ड इन यू मस्ट फाइंड अ होम। क्योंकि घर कोई जगह नहीं होता, हर वो एहसास होता है जहां तुम्हें खुद होने के लिए परमिशन मांगनी ना पड़े। अगर तुम इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाओ तो वो ये हो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जो कभी सर्वाइवल के लिए बने थे और अब वक्त आ गया है उन्हें प्यार से बदलने का। क्योंकि हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है हर दिन कल से थोड़ा ज़्यादा खुद से प्यार करना। और जिस दिन तुम्हारे अंदर का बच्चा खुद को सेफ फील करने लगेगा, उस दिन तुम सिर्फ जिंदा नहीं होगे, तुम जीना शुरू कर दोगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब एक आखिरी बात, कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए नए लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अपने अंदर के उस छोटे बच्चे का हाथ दोबारा पकड़ने की ज़रूरत होती है। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।